तो नमस्कार प्यारे शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और आपका हमारे चैनल क्लास वायरस में स्वागत है जो कि आपका आज का जो टॉपिक है वह पर्यावरण परिस्थिति से है। तो पर्यावरण में जो आपका यूपी पीसीएस से लेके आपका आईएएस तक के क्वेश्चन जो आपका पर्यावरण में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह इन्वायरमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड है। तो देखिए आपको इस वीडियो में आपको यूपी पीसीएस से लेके आपको आरओ आरओ और बीपीएससी एमपीपीएससी तक के क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ से भी पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सभी तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। आपका यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन 2006 का क्वेश्चन है। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया से इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ये तो बिल्कुल सही है। और उन सभी दशाओं का योग जो व्यक्ति के एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, ये भी सही है। भौतिक जैविकीय एवं संस्कृति तत्वों की अंतःक्रियात्मक अवस्था भी अंतर संबंधित होते हैं, ये भी सही है। यानी उपरोक्त आपका जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण से सभी आपके जो अभिप्राय हैं वो बिल्कुल आपके सही हैं। और पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो पर्यावरण की जो आपकी उत्पत्ति है वह आपकी फ्रेंच भाषा से हुई है। और पर्यावरण किससे बनता है। आपका बीपीएससी 2011 क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है। तो जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से या अजैविक घटकों से या उपयुक्त सभी। तो जो आपका उपयुक्त यानी इन सभी कारणों के कारण आपका पर्यावरण का जो होता है वो आपका निर्माण होता है। और पर्यावरण एक विभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। आपका यूपी पीसीएस 2016 2006 का क्वेश्चन है। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र दोनों से, या भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले जो पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो पर्यावरण आपका एक अभिन्न समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो कैसे। तो आपकी भौतिक रचना एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले क्रियाशील तंत्रों से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है। ये आपका एमपीपीसीएस 2001 का क्वेश्चन है कि आपके जो विकल्प है इनमें से पर्यावरण के तत्व नहीं है। तो भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज एवं बस्तियाँ। तो जो आपकी बस्तियाँ हैं ये आपके पर्यावरण के आपके भौतिक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। यानी मानव जो गतिविधियाँ होती हैं उनसे जो परिवर्तित आपका पर्यावरण क्या कहलाता है। तो नैसर्गिक पर्यावरण कहलाता है, या एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण, या शहरी पर्यावरण, या आधुनिक पर्यावरण। तो इसे हम क्या कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यूपी पीसीएस 2003 का क्वेश्चन है। जो आपका पारिस्थितिकी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो एजी टांसले ने, आर्कस्ट हैकल ने, ग्रिफ्ट टेलर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आपका यूपी आर 2014 का क्वेश्चन है कि जो आपकी परिस्थिति है, परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के बीच का है, या मनुष्य और वन के बीच का है, या मृदा और जल का, या पति या पत्नी की। तो जीव और वातावरण के अनुसार जो है आपका प्राकृतिक परिस्थिति जो है वह इनके बीच आपका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। यूके पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा। जी जी टेलर ने, या ई हैटिंगटन ने, या डी आर डेस्टोर्ड ने, या टॉन्सले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था। तो आपके टांसले ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और पृथ्वी को सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद जो आपकी पारिस्थितिकी है तंत्र है और निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल है, जियोम है, स्थल मंडल है या जैवमंडल है? तो कौन सा है? तो आपका ये आपका हो जाएगा जैवमंडल। और जीव जहाँ रहते हैं उसे सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, निकेत कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीव जहाँ निवास कहते हैं उसे हम क्या उसे हम क्या कहते हैं? तो उपरोक्त में से आपका जो है वो कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो स्थिर आपका जो सबसे पारिस्थितिकी तंत्र है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महासागर है या वन है या पर्वतीय है या मरुस्थल है? तो क्या है? तो सागरीय है। यही आपका जो है स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। और पादप और जंतु फैलाव वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक घटक हैं। तो केवल ढाल कोण और उभार, ढाल आकृति और अपेक्षिक उभार या ढाल कोण ढाल आकृति उभार या ढाल कोण ढाल आकृति अपेक्षिक उभार। तो क्या हो जाएगा आपका? ढाल कोण ढाल आकृति और अपेक्षिक उभार। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो धान की खेती है, वन है, घास का मैदान है या झील है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा? तो धान की खेती ये इंसानों के द्वारा की जाती है। बाकी वन घास ये सब हमारे जो है ये प्राकृतिक है। और घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो घटती उत्पादनशीलता के जो क्रम है उसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपका सही है? तो कौन सा है? तो मैंग्रोव घास मैदान झील और सागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है वो क्या कहलाती है? तो जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या द्रव्यमान का पिरामिड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी निश्चित क्षेत्र में जो प्राणियों की संख्या की सीमा जिस पर्यावरण समर्थन करता है वह कहलाती है तो वहन क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ग्रिफ्थ टेलर के, चार्ल्स एल्टन के या रैट जल के या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आप चार्ल्स एल्टन थे इनके द्वारा जो पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1947 के द्वारा 27 के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। और जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो जीव भार का जो पिरामिड है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय है? आपका CDS 2014 का क्वेश्चन है। तो खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय क्या होता है? तो एक जीव दूसरे जीव को ऊर्जा हस्तांतरण करता है। क्या? तो खाद्य श्रृंखला से वही होता है कि एक जीव जो होता है वह दूसरे जीव को ऊर्जा आपका अंतरण करता है। और खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? तो एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है या प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है? तो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव की क्या भूमिका है? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता भी है मानव और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। और खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? तो स्वपोषी जीवों के बीच का संबंध है। गलत हो जाएगा। दो जीवों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय है, ये भी नहीं है।
तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद इस प्रकार से ऊर्जा का आपका पारण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाती है। तो इकोटाइप, इकेड, एक्सोपियर या इकोटोन। तो दो भिन्न समुदाय के बीच की जो संक्रांति वो क्या कहलाती है? ये जो हमारी कहलाती है वो इकोटोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पारिस्थितिकी निकेत का संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो जो आपकी पारिस्थितिकी निकेत है उसकी संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ग्री नेल्सन ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने या सीसी पार्क ने? किसने किया था? तो ग्री नेल्स ने। और किसी एकल जाति यानी स्पीसीज व उसके रहवास के पर्यावरण घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? किसी एकल जाति यानी स्पीसीज के उसके रहवास के पर्यावरण घटक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्वपारिस्थितिकी। क्या? तो स्वपारिस्थितिकी। यदि आप घड़ियाल को उनके आकृतिक आवास में देखना चाहते हो निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना सबसे बड़ा सही रहेगा? यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सही रहेगा? तो भीतरकनिका में, ग्रोव में, चंबल नदी में, पुलकट झील में या दोपहर झील में? तो कहाँ पे? तो चंबल नदी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है तथा दूसरी जाति का समान स्थिति में ना लाभ होता तो ना हानि क्या कहलाता है? यानी दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है यानी एक जाति को लाभ होता है, जबकि दूसरी जाति होती है वह समान स्थिति में ना तो लाभ होती है और ना ही हानि होती है। इसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सहभोजित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और लाइकेन, कवकमूल और हर्मिट केकड़े का उदाहरण है। ये सब आपके कैसे हैं? तो जो आपके लाइकेन है, कवकमूल है, हर्मिट केकड़े हैं, ये इसका उदाहरण क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो ये आपके सहोपकारित होते हैं। क्या? तो सहोपकारित होते हैं। और जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को ही लाभ होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो निर्भरता, शोषण, परिजीविता, सहजीविता, फूट। क्या कहते हैं? तो केवल सी आपका सही हो जाएगा कि इसे हम परजीविता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि जबकि जलजीवशाला भी क्यों क्या कहा जाता है? तो आपका जो बियोम होता है यानी जिसे जियोम बियोम कहते हैं वो यही आपका कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शब्द जो आपका डेनिसोमन है कभी कभी समाचार माध्यमों से किस संदर्भ में आता है? आपका IS प्री 2019 का क्वेश्चन है। यह एक प्रकार का डायनासोर का जीवाश्म है, यह आदिमानव जाति का स्पीसीज है, या पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा का तंत्र है, या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भू वैज्ञानिक काव्य है? तो क्या है ये? तो एक प्रकार का आदिमानव जाति का जो स्पीसीज है यही आपका आपका शब्द जो डेनिसोमन है ये हमारा एक प्रकार का आदि मानव जाति स्पीसीज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे टॉप 30 क्वेश्चन जो हमके इन्वायरमेंट से लिए गए थे, जो कि वे ऑल इंडिया यानी आपके जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ के आपके पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। चलिए फिर मिलेंगे।